हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्मदा क्लासेस दाऊदनगर। और आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स पढ़ने जा रहे हैं। और ये जो टॉपिक होता है ए लाइफ प्रोसेस क्लास 10th के अंदर ये टॉपिक हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो आज चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल यानी ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर के बारे में बात करें, लाइफ प्रोसेस, यानी इस चैप्टर में हमको उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है जो कि हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी हो। जैसे बात करें न्यूट्रिशन, हम लोग खाना खाते हैं, उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, फिर उस एनर्जी को यानी रेस्पिरेशन के तहत पढ़ते हैं। फिर उसी के बाद ये टॉपिक आता है हमारा ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है? तो ट्रांसपोर्टेशन एक प्रोसेस है। ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ Transportation is the process of movement of water and the other molecule to the concerned part of the organism। बोल रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूवमेंट होता है वाटर का एंड अदर मॉलिक्यूल्स। अदर मॉलिक्यूल्स में और कौन कौन आ सकते हैं? तो अदर मॉलिक्यूल्स में आ सकते हैं हमारे पास फूड पार्टिकल आ सकता है, मिनरल्स आ सकते हैं। ये सब जो है एक जगह से यदि दूसरे जगह तक किसी एक कंसर्न्ड पार्ट से अदर पार्ट तक पहुंचते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और इस ट्रांसपोर्टेशन के तहत हम लोग को पढ़ना होता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, इसमें कौन कौन इंक्लूड होते हैं? तो बात करें ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड की तो ब्लड के बारे में पढ़ना है। दूसरा बात करें तो इसी में हम लोग को हार्ट के बारे में पढ़ना है। तीसरा बात करें हम लोग तो हम लोग को पढ़ना है ब्लड वेसल्स के बारे में। यानी कि इन तीनों चीजों को यदि जब हम पढ़ लेते हैं तो जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्या हो जाता है, समाप्त होता है। और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे ही खत्म होगा तो हम लोग यानी ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं। बात करें हम लोग आगे चल करके हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग धीरे धीरे करके ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ब्लड वेसल्स होते क्या हैं, ब्लड वेसल्स कितने प्रकार के होते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग को देखना है, पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। बात करें आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो सबसे पहला जो हमारा टर्म आता है वो क्या आता है, ब्लड। पहला टॉपिक हमारा क्या आता है, ब्लड। आखिर ब्लड है क्या? बात करें ब्लड की तो ब्लड हमारे एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक क्लास 9th में जब टिश्यू पढ़े होंगे तो टिश्यू में एनिमल टिश्यू पढ़ने के दौरान हम लोग को ये बताया जाता है कि एक कनेक्टिव टिश्यू होता है और उसी कनेक्टिव टिश्यू का एक पार्ट होता है हमारा ब्लड। और यही ब्लड, ये उसी ब्लड के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। और इससे हमको ये पता चल रहा है कि ब्लड एक प्रकार का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। दूसरा बात करें तो ब्लड अलग अलग चीजों से मिल करके बना है। अलग अलग चीजें क्या है? तो अलग अलग चीजें ये हैं कि पहला प्लाज्मा है, दूसरा ब्लड सेल्स। ये प्लाज्मा और ब्लड सेल की यदि बात करें तो कैसे समझेंगे? तो देखो यहाँ पे एक हमारा जो टॉपिक है मेन वो है ब्लड। अब इस ब्लड को हम लोग दो भागों में बांटते हैं।
कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। पहला आता है हमारा प्लाज्मा, पहला क्या आता है? प्लाज्मा, और दूसरा आता है हमारा ब्लड सेल। पहला प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल। बात करें और आगे चल करके, तो प्लाज्मा जो है एक फ्लूइड मीडियम होता है। क्या होता है? एक हमारे लिए ब्लड में कैसा मीडियम है? फ्लूइड मीडियम है, और इसमें लगभग 92% तक क्या है? वाटर है। 92% तक क्या है? वाटर है। बात करें और क्या क्या है, तो 7% तक इसमें प्रोटीन है, और बात करें 1% जो रेस्ट बच गया उसमें अदर सबस्टांस आ जाते हैं। यानी कि एक कंपोजिशन था हमारा प्लाज्मा का। दूसरी तरफ हम बात करते हैं ब्लड सेल की, तो ब्लड सेल में हम देखते हैं, तो हम लोग को देखने को मिलता है कि ब्लड सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता है हमारा आरबीसी, दूसरा आता है हमारा डब्ल्यूबीसी, तीसरा आता है हमारा प्लेटलेट्स। ये 3 प्रकार के हमारे ब्लड सेल होते हैं। और बात करें क्वांटिटी की, तो क्वांटिटी में प्लाज्मा हमारा लगभग ब्लड का 55% हिस्सा रखता है अपने पास, और ब्लड सेल की बात करें तो ब्लड सेल हमारे पूरे ब्लड का 45% हिस्सा रखता है। और इसी 45% में हमारे पास आरबीसी रहता है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या है? तो आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी स्टैंड फॉर व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा है हमारा प्लेटलेट्स। इनको और भी नामों से जाना जाता है। जैसे बात करें हम लोग आरबीसी की, तो आरबीसी को हम लोग बोलते हैं इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। बात करते हैं डब्ल्यूबीसी को, तो डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट। बात करते हैं प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स को हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं हम लोग? थ्रोम्बोसाइट। अब कुछ और भी जानकारी बात करते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग देखते हैं कि आखिर ब्लड जो है हमारे पास, जो हमारे बॉडी में है ब्लड, उसके बारे में यदि कोई पढ़ रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हिमेटोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ ब्लड। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ ब्लड की यदि हम लोग बात करें तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हेमेटोलॉजी। कोई पूछेगा कि स्टडी ऑफ ब्लड किसे कहते हैं, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हेमेटोलॉजी। बात करते हैं हम लोग कि आखिर ब्लड का जो पीएच मान होता है हमारे बॉडी में, यानी कि पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, ये पढ़े होगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में। पीएच मान जो जिसका रेंज बात करते हैं पीएच स्केल 1 से लेकर के 14 के बीच में होता है, जिसमें 1 से 7 के बीच में एसिड कहलाता है, 7 से 14 के बीच में बेस कहलाता है। तो ये बात करते हैं पीएच मान ऑफ ब्लड, तो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4, यानी कि ब्लड स्लाइटली बेसिक है। स्लाइटली मीन्स थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत बेसिक है। कौन? हमारा ब्लड। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि आखिर हमारा ब्लड जो है हमारे बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो नॉर्मल बॉडी में कितना ब्लड होना चाहिए। कोई बोलता है 5 लीटर होना चाहिए, कितना लीटर? 10 लीटर होना चाहिए, 20 लीटर होना चाहिए, 30 लीटर होना चाहिए, कितना लीटर आके ब्लड होना चाहिए? तो हमारे पूरे, अगर मान लो कि हमारा हेल्दी बॉडी है, कैसा बॉडी है? हेल्दी पर्सन है, तो उसमें जब बात करते हैं ब्लड की मात्रा की, तो ब्लड की मात्रा होनी चाहिए 5 से लेकर के 6 लीटर तक। कितना ब्लड होना चाहिए? 5 से लेकर के 6 लीटर तक। इतना ब्लड एक हेल्दी पर्सन में रिक्वायरमेंट होगी, जरूरत होगी। यहाँ पे कभी कभी इसके बाद यदि हम बात करते हैं नया पॉइंट में बात करते हैं, तो कभी कभी देखते हैं हम लोग कि हाथ जब कट जाता है और हाथ कटने के बाद जो ब्लड गिरता है वो जम जाता है, तो कभी एक सोचने वाली बात है कि आखिर हमारे ब्लड जो है हमारे ब्लड वेसल्स में भी बह रहे हैं, आखिर वहां क्यों नहीं जम रहा है? आखिर जो जम रहा है तो ये बाहर बॉडी यानी एटमॉस्फेयर में आने के बाद ही जम रहा है, क्यों? तो यहाँ पे बहुत ही जेन्युइन ऑप्शन मिलता है, आंसर मिलता है, सुनने को मिलता है प्लेटलेट्स, जबकि ऐसा है नहीं।
प्लेटलेट्स इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है हिपैरिन। ये हिपैरिन क्या होता है? तो हिपैरिन हमारे ब्लड में, ब्लड वेसल्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लड जमते नहीं है। और आगे हम बात करें इसी ब्लड के बारे में, तो ब्लड के कंपोनेंट्स हम लोग देख लिए दो प्रकार के। पहला देखे हम लोग प्लाज्मा, दूसरा देखे हम लोग ब्लड सेल। और इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लड सेल में प्लाज्मा हम लोग देखे 55%, ब्लड सेल की बात करें तो 45% था। उसके बाद हम लोग देखें तो आखिर प्लाज्मा का काम क्या है, यानी जो हम लोग अभी देखे ब्लड में कि ये दो प्रकार के हैं, ए प्लाज्मा और ब्लड सेल। तो ए प्लाज्मा का फंक्शन क्या है? ये ब्लड सेल है तो इसका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है? इन सभी के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा को, यानी प्लाज्मा का फंक्शन क्या है। तो प्लाज्मा का हमारे बॉडी में बात करें अगर फंक्शन की, तो प्लाज्मा क्या करता है? हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि सर हम लोगों को तो पहले से पढ़ाया गया है कि ऑक्सीजन को तो सर हेमोग्लोबिन कैरी करता है, आप बता दिए हमको प्लाज्मा, ये तो गलती पढ़ा रहे हैं आप। जबकि ऐसा नहीं है, ये मेजरली रूप से देखा जाए प्लाज्मा जो ट्रांसपोर्ट करता है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है, और उसके साथ साथ नाइट्रोजीनियस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है जो कि ब्लड में घुला हुआ होता है। और वहीं बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन को मेनली तरीके से ट्रांसपोर्ट कौन करता है? हेमोग्लोबिन। यानी कि हमारे पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट करता है लंग से लेकर के जो ब्लड में, यानी हम लोग अगर अभी नहीं पढ़े हो लेकिन बताते हैं, पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में आता है, फिर हार्ट से एरोटा के माध्यम से हमारे पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी तक जाता है, फिर उसके बाद वेना कावा के थ्रू फिर हमारे हार्ट में आता है, और फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर लंग्स में जाता है। तो इस तरह चीज आगे हम लोग देखेंगे। तो इन सब में जो ऑक्सीजन को जो कैरी कर रहा है वो कैरी कौन कर रहा है? हेमोग्लोबिन कैरी कर रहा है। और हेमोग्लोबिन जितना ज्यादा रहेगा उतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा, और जितना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी करेगा उतना ही ज्यादा हम लोग को एनर्जी मिलेगा। कहो कि सर एनर्जी ऑक्सीजन से हमको कैसे मिलेगा? तो ट्रांसपोर्टेशन से पहले एक चैप्टर पढ़े होंगे रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेशन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है, और उसमें हम लोगों को क्या मिलता है? एनर्जी। जो कि हम इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन कुछ इस प्रकार से होता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन टूटता है, यहाँ पे बनता है एनर्जी, साथ में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बनता है H2O, और यही एनर्जी रहता है एटीपी के फॉर्म में, जिसे बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसे हम लोग बोलते हैं एनर्जी करेंसी। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। तो इस रेस्पिरेशन में हमको क्या करता है? ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो बात करें हम लोग कि यदि सर हम लोग के ब्लड में कितना हेमोग्लोबिन होना चाहिए, कितना हेमोग्लोबिन रहेगा तो सही रहेगा, कितना हेमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो हमको चेकअप करवाना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा, क्या नहीं खाना है। तो इन सभी के बारे में देखो आगे हम लोग पढ़ते हैं। नॉर्मल जीवन में हेमोग्लोबिन की मात्रा यानी नॉर्मल बॉडी में कितनी होनी चाहिए? यदि आप पुरुष हैं यानी मेल है तो हेमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए 14 से 17 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। बात करें कि आप ओमेन है तो ओमेन में 12 से लेकर के 15 ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। और बात करें कि यदि कोई छोटा बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो उसमें हेमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए 11 से लेकर के 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। यदि इन तीनों में से आप किसी में है और आपका हेमोग्लोबिन की मात्रा इसके बीच में आता है, तब आपका ब्लड एक तरीके से अच्छे से मतलब वो ऑक्सीजन कैरी करेगा और आपको पर्याप्त एनर्जी का सिक्रेशन करेगा और आपको बहुत सारे अच्छे अमाउंट में एनर्जी मिलेंगे जो कि आपके बॉडी के लिए, आपके हेल्थ के लिए लाभदायक होंगे। तो इसके बारे में और भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद हम लोग आगे जब भी वीडियो में आएंगे तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आखिर किसी अलग अलग एनिमल में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम रहती है, जैसे कैटल्स हो गए, जैसे एलिफेंट हो गए, जैसे ह्यूमन बीइंग्स हो गए, तो इसमें अलग अलग आखिर मात्रा क्यों है हेमोग्लोबिन का। तो इन सभी से हम शुरुआत करेंगे अगले वीडियो में। तब तक अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। चलिए।